सो बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किए थे प्रोटीन्स और स्टार्ट किया था न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हमने बात की थी कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड इज आइदर डीएनए और आरएनए, जो कि पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर रहेगा, ठीक है। और बच्चे ये न्यूक्लियोटाइड बना किससे होता है, हमें वो चीज कंसीडर करनी है जो हमने कल भी एक बेसिक लेवल पे कंसीडर की थी। तो बच्चे न्यूक्लियोटाइड जो है इट इज मेड अप ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट्स। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ आज के लेक्चर में, इज मेड अप ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट्स and the components are pentose sugar और उसके बाद phosphate group and third one was nitrogenous base। ये तीन चीजें जुड़ती हैं तो हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ऐसे मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, यानी कि पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर इज अ 5 कार्बन शुगर, यानी कि 5 कार्बन मोनोसेकेराइड। और बच्चे ये पेंटोज शुगर जो है वो या तो हो सकता है इस न्यूक्लिक एसिड के केस में या तो राइबोस या तो डीऑक्सीराइबोस। सो इट इज आइदर राइबोस, इट इज आइदर राइबोस शुगर। अगर राइबोस शुगर है तो वो बनाएगी एक न्यूक्लिक एसिड जिसे आरएनए कहा जाता है। आरएनए और डीएनए में कुछ डिफरेंसेस है बेटा, है ना। तो डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड है, दोनों न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं। तो बच्चे अगर हमें बात करनी होगी डीएनए की तो वो बना होगा एक पर्टिकुलर पेंटोज शुगर से। तो बच्चे वो है डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी, लेकिन अगर आरएनए की बात करनी है तो वो बना होगा किससे, राइबोस शुगर से बेटा, ठीक है। तो मतलब डीएनए और आरएनए में एक मेजर डिफरेंस ये है कि आरएनए में सिर्फ राइबोस शुगर होती है। अगर राइबोस शुगर से न्यूक्लियोटाइड बन रहा है और वो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड बनाने में यूज होगा तो वो उस न्यूक्लिक एसिड को आरएनए ही कहा जाएगा। तो बच्चे और शुगर जो है कैन बी डीऑक्सीराइबोस। तो डीऑक्सीराइबोस जो है इट्स अ मॉडिफाइड शुगर जो कि राइबोस शुगर से ही बनी होती है। तो डीऑक्सीराइबोस जो है वो डीएनए में होती है, ठीक है। तो दोनों का मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ, राइबोस का भी और डीऑक्सीराइबोस का भी। दोनों के स्ट्रक्चर नियरली सेम ही है, सिर्फ एक ही पोजीशन पे डिफरेंस है बेटा। तो बच्चे राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर 5 कार्बन शुगर है, तो रिंग स्ट्रक्चर बना रही हूँ वापस से, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। इस तरीके से फ्यूरेनोस रिंग बन रही है, 5 मेंबर रिंग। फर्स्ट पोजीशन पे H और OH, सेकंड पोजीशन पे H और OH, थर्ड पोजीशन पे H और OH, फोर्थ पोजीशन पे CH2OH और H, ठीक है। सो 5 कार्बन हुए कंप्लीट। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन, ठीक है। एंड अनदर वन इज डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस राइबोस शुगर से ही बना है, सेम स्ट्रक्चर है, बस फर्क कहाँ होगा, फर्क होगा सेकंड शुगर में। फर्स्ट पोजीशन पे H और OH है, लेकिन सेकंड पोजीशन जो है वो H और H होगी। यहाँ सेकंड पोजीशन पे क्या है, H और OH, है ना। तो बच्चे डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर में फर्क क्या होता है कि जो राइबोस शुगर होती है उसमें सेकंड पोजीशन पे H और OH रहेगा, लेकिन डीऑक्सीराइबोस के केस में वही सेकंड पोजीशन पे H और H रहता है। ये फर्क है बेटा बस, ठीक है। तो बच्चे अब
पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दें, बाकी नियरली स्ट्रक्चर सेम है। थर्ड पोजीशन पे H और OH बिल्कुल सेम, और फोर्थ पोजीशन पे फिफ्थ कार्बन भी होगा CH2OH और H। So that's the structure of deoxyribose and ribose sugar. So first, second, third, fourth और fifth कार्बन। So that's all about pentose sugar. अगर ये राइबोज शुगर जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाती है और फिर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड बनाएगा तो उससे आरएनए कहा जाएगा। अगर ये डीऑक्सीराइबोज यूज होती है तो डीएनए कहा जाएगा। तो ये डिफरेंस है, पहला डिफरेंस। ठीक है, तो मुझे इनमें से कोई एक शुगर ही जुड़ेगी तो स्ट्रक्चर बनेगा। फर्दर जो सेकेंड कंपोनेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो तीन कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट हो गया। अब सेकेंड कंपोनेंट यानी कि फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो है इस तरीके से, फॉस्फोरस होगा, उसके साथ 3 OH होते हैं, उस स्टेबल फॉर्म में डबल बॉन्ड हो। कुछ लोग जो है आयनिक फॉर्म में भी लिखते हैं, HH को रिमूव कर लिया, O के साथ नेगेटिव लगा दिया, या फिर आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, P O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव और डबल बॉन्ड O। तो ये इसकी आयनिक स्टेट है जो नॉर्मली बॉडी में प्रेजेंट रहती है। तो आयनिक स्टेट में भी आप दिखा सकते हो। तो फॉस्फेट ग्रुप से को देख के आपको पता चल गया ये नेगेटिव ग्रुप है। और बच्चे ये नेचर में एसिडिक भी है बेटा, एसिडिक है, क्योंकि एसिडिक एसिड की ही टेंडेंसी होती है H पॉजिटिव डोनेट करने की, है ना। प्रोटीन्स के केस में, अमीनो एसिड के केस में भी हमने रिकॉल किया था। तो H को जब डोनेट कर दिया तो नेगेटिव 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 रह जाएगा ना। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है POH, फॉस्फेट ग्रुप इनका। तो बच्चे इस तरीके से ये फॉस्फेट ग्रुप है, सेकेंड कंपोनेंट ये आ गया। अब बच्चे थर्ड की बात करते हैं, थर्ड और सबसे ज्यादा डाइवर्स। डीएनए में पूरा के पूरे शुगर सिर्फ डीऑक्सीराइबोस रहेंगे, कोई वैरायटी नहीं आएगी। जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे सब में डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा डीएनए के केस, कोई वैरायटी नहीं। फॉस्फेट ग्रुप भी सब में सेम रहेगा, अगेन कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा। पर बच्चे जो थर्ड कंपोनेंट है वो डिफरेंट तरह के होते हैं, जो अलग अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड बनाने में हेल्प करते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास अलग अलग तरह के शुगर्स हैं, अलग अलग तरह के फैटी एसिड्स हैं, अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स हैं, वैसे ही अलग अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड्स भी है जो अलग अलग नाइट्रोजनस बेसिस की वजह से बनते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो दो तरह के होते हैं बेटा। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज आइदर प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन रहेगा और दूसरा पायरिमिडीन रहेगा। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, इसके बारे में। प्यूरीन जो है बच्चे वो डबल मेंबर्ड रिंग रहेगी इसकी, मतलब ऐसी रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें डबल रिंग रहेगी। ठीक है, पायरिमिडीन उसमें सिंगल मेंबर्ड रिंग रहेगी। और बच्चे ये दो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, इसीलिए अलग कैटेगरीज में बनाए गए, पर है दोनों नाइट्रोजनस बेसिस। अब प्यूरीन जो है इट इज आइदर एडेनिन, मतलब दो तरह के हैं, ठीक है, दो टाइप्स लिख देती हूँ। देयर आर टू टाइप्स, आइदर एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। ये दो तरह के प्यूरीन्स हैं। अब पायरिमिडीन्स की अगर मैं बात करूं तो पायरिमिडीन में साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल।
अब बच्चे यूरेसिल मतलब 3 क्यों, पाइरीन 2, पायरिमिडीन 3। तो बच्चे हमारे पास 4 तरह के ही नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो डीएनए और आरएनए बनाएंगे हमेशा। पर डीएनए के केस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन प्रेजेंट होता है, बट आरएनए के केस में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल प्रेजेंट रहता है। मतलब थायमिन और यूरेसिल स्पेसिफिक है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस के साथ सिर्फ थायमिन जुड़ पाता है और आरएनए में राइबोस शुगर के साथ सिर्फ यूरेसिल। तो मतलब स्लाइड डिफरेंस है, बट दोनों जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर का हिस्सा बनते हैं, बाकी 3 कॉमन है। तो एक बार स्ट्रक्चर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एडेनिन का स्ट्रक्चर बना देती हूँ। तो बच्चे डबल मेंबर है, जिससे हमें स्ट्रक्चर के बारे में भी पता चलेगा। ये आ गया एडेनिन का स्ट्रक्चर। NH2, ये पूरा स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है जो एडेनिन का है। यही सेम रिंग गुआनिन में भी रहेगी। डिफरेंस कहाँ रहेगा, सिर्फ ग्रुप में। अब बच्चे इसमें नंबरिंग भी कर देती हूँ। इसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उल्टा, ये 1 2 यहां से आएगा, 3 4 5 एंड 6। तो बच्चे इस तरीके से रिंग है, ठीक है। तो बच्चे ये वाला नाइट्रोजन जो है वो 9th आएगा यहाँ पे, ये वाला। तो बच्चे इसी नाइट्रोजन को हमें ध्यान रखना है जो दूसरी रिंग में है। बाकी आप नंबर चाहे स्ट्रिक्टली अवॉइड भी कर सकते हो। ये वाला नाइट्रोजन 9 है, इसको ध्यान में रखना है। और बच्चे इसके यहाँ पे अमीनो ग्रुप होता है, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है। अब एक बार गुआनिन का भी कर लेते हैं। गुआनिन में भी सेम रिंग रहती है बच्चे, इस यहाँ पे NH जोड़ रही हूँ। बस इसके जो ग्रुप्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट रहेंगे बच्चे। एन यहाँ पे भी, नाइट्रोजन 9 देखो ये आ गया सेम पोजीशन पे, है ना। ये नाइट्रोजन 9 है। अब बच्चे कौन कौन से ग्रुप्स हैं इसके साथ जुड़े हुए। इसके केस में यहाँ पे NH2 है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पे NH2 होगा। ये गुआनिन का स्ट्रक्चर है। बाकी रिंग सेम रही ना, बाकी रिंग सेम है, पूरा स्ट्रक्चर सेम है, 2 रिंग्स हैं, सेम नाइट्रोजन की पोजीशन है। बस अमीनो ग्रुप में, अमीनो ग्रुप एडेनिन में अमीनो ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है। तो बच्चे अब, और यहाँ पे गुआनिन में यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप है और यहाँ पे अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। बस आपको इस नाइट्रोजन 9 पे फोकस करना है जब हम फर्दर बॉन्डिंग करेंगे। तो दैट्स एडेनिन एंड दिस वन इज गुआनिन। एडेनिन का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया गया है। अब बच्चे साइटोसिन का स्ट्रक्चर कर लेते हैं। सिंगल मेंबर्ड रिंग रहेगी, पायरिमिडीन, ये रिंग है, मतलब आपको ये वाली रिंग लेनी है एक्चुअली। मैं थोड़ा सा उल्टा करके दिखा देती हूँ, या इनफैक्ट इस तरीके से कर, इस तरीके से ये आगे रिंग, ठीक है। अब बच्चे इसमें क्या रहेगा, नाइट्रोजन यहाँ पे आ गया, नाइट्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। ये दैट्स द स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बच्चे इसमें क्या रहेगा, साइटोसिन में सिंगल रिंग रहनी है, वो सिंगल रिंग तो प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O रहेगा, NH है, और यहाँ पे NH2, दैट्स साइटोसिन। सिंगल रिंग ही रहने वाली है। पर इसका ये नाइट्रोजन 9 है, इसका ये नाइट्रोजन 1, इसको कंसीडर करना, ठीक है। तो उसके बाद थायमिन की बात करते हैं। थायमिन का स्ट्रक्चर सेम रिंग रहेगी, डिफरेंट ग्रुप्स रहेंगे। तो NH, NH यहाँ पे,
NH यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद NH डबल बॉन्ड O यहाँ पे इसके साथ एक, ठीक है। हाँ, तो डबल बॉन्ड A यहाँ पे, ठीक है, और एक CH3 यहाँ पे और डबल बॉन्ड एक यहाँ, डबल बॉन्ड O यहाँ, ठीक है। और ये है नाइट्रोजन 1s। तो थायमिन में क्या होता है, दो डबल बॉन्ड हो, यानी कि दो ऑक्सी ग्रुप होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। और एक मिथाइल होगा ग्रुप जो थर्ड पोजीशन पे होगा। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कार्बन होता है। तो हमारे पास थर्ड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप होगा, फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप होगा और सिक्स पोजीशन पे 4, 6 ऑक्सी ग्रुप एंड 3 मिथाइल का मिथाइल पायरिमिडीन स्ट्रक्चर कहा जाता है थायमिन को। तो इस तरीके से है। और बच्चे यूरेसिल का स्ट्रक्चर फाइनल, तो यूरेसिल का स्ट्रक्चर और थायमिन का स्ट्रक्चर नियरली सेम है, बस एक डिफरेंस आएगा। NH में यहाँ पे लिख रही हूँ बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, NH यहाँ पे आएगा फर्स्ट नाइट्रोजन, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर। यहाँ पे मिथाइल नहीं लिखूंगी, यहाँ पे जस्ट डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, दैट्स इट। यहाँ पे एक तरीके से स्ट्रक्चर बना लेते, ठीक है, दैट्स इट। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर्स, जिसमें से एडेनिन और यूरेसिल का स्ट्रक्चर जो है वो एनसीईआरटी फोकस किया गया, ठीक है। इसको बॉक्स में कर देती हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, सो दैट्स द थिंग। ये डिफरेंट तरह के प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स है, जिसमें से थायमीन जो है इट इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए एंड यूरेसिल ओनली इन आरएनए। बाकी जो है वो आरएनए और डीएनए दोनों में मिलते हैं, ठीक है। सो इन्हीं चीजों को पे फोकस करते हुए अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर। ये चीजें हो सकती हैं, ये चीजें होंगी और ये चीजें होंगी। तो ये तीनों चीजें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड पहले कैसे बनाती हैं वो जानते हैं, फिर उस न्यूक्लियोटाइड से फर्दर न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है फिर वो जानते हैं। So next is the structure of nucleotide. स्ट्रक्चर कैसा है न्यूक्लियोटाइड का? तो बच्चे अब क्या करेंगे, इन चीजों को जोड़ेंगे। ये पार्ट जो है वो वाइडली 12th का है, ठीक है, बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे समझना है। तो है क्या, हम बात कर रहे हैं एक शुगर की, फॉस्फेट ग्रुप की और नाइट्रोजनस बेस की, वो तीनों जुड़ के न्यूक्लियोटाइड बनाने वाले। शुगर जैसी लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बनेगा, या तो डीएनए बनेगा या तो आरएनए बनेगा। लेट्स टेक डीएनए और डीऑक्सीराइबोज एज अ पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर की तरह हमने डीऑक्सीराइबोज को लिया, ये आ गया हमारे पास डीऑक्सीराइबोज, यानी कि हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। H और OH, सेकेंड पोजीशन पे H और H रहेगा, अगर OH आ गया तो राइबोज शुगर बन जाएगी बेटा ये। H और OH एंड इस पोजीशन पे CH2OH, ये फिफ्थ कार्बन है। तो फिर से पोजीशंस मार्क कर रही हूँ। द फर्स्ट वन इज हियर, सेकंड, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड दिस इज द फिफ्थ कार्बन, ठीक है। अच्छा मैं अल्फा ना लेके यहाँ पे बीटा फॉर्म ले लेती हूँ, OH कर लेते हैं, ठीक है, चीजों को ईज करने के लिए। अब बच्चे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कब बनेगा? न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में क्या होता है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, पर लास्ट में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, है ना, ये चीज है। पर बच्चे सोचो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस ही जुड़े, फॉस्फेट ग्रुप ना जुड़े तो वो भी बताते हैं। अब बच्चे यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप है। लेट्स टेक एडेनिन एज अ नाइट्रोजनस कंपोनेंट, ठीक है, एडेनिन लेते हैं। तो एडेनिन का स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस,
NH, ये नाइट्रोजन 9 में सामने ले रही हूँ, नाइट्रोजन, सेकंड में से इरेज कर रही हूँ बच्चे। सो नाइट्रोजन 9 यहाँ पे ले रही हूँ, NH है यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास स्ट्रिंग, और ये आ गया NH2, ये एडेनिन हो गया ना। कोई भी नाइट्रोजनस बेस आप ले सकते हो, कोई पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट एडेनिन ले रही हूँ, सबसे पहला नाइट्रोजनस बेस जो हमने स्टडी किया, तो यहाँ पे N। तो बच्चे हमने जैसे कहा कि हमें नाइट्रोजन 9 पे फोकस करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th पोजीशन है, ठीक है। अकॉर्डिंगली 9th आया, ये फर्स्ट कार्बन है। तो अभी तक हम जैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करते आए हैं उसी स्टेप को कंसीडर करते हैं। अभी तक जितने भी बॉन्ड्स के बारे में हमने पढ़ा, वहां पे क्या हो रहा था, डिहाइड्रेशन हो रहा था ना। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी कंसीडर करेंगे। OH, H और OH है ना, OH यहाँ से निकाल देते हैं, N और H है ना, H यहाँ से निकाल देते हैं। तो लेट्स रिमूव दिस पर्टिकुलर पार्ट, H और OH। तो क्या रिमूव हो गया, वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है जब रिमूव हुआ तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा, यानी कि H और H यहाँ पे, H और OH थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे फिफ्थ कार्बन भी जुड़ा है और H भी जुड़ा है। और यहाँ पे मैं H लिख रही हूँ, H के साथ डायरेक्टली जोड़ रही हूँ N को, क्योंकि OH और H तो वाटर फॉर्म में हट गया ना, H के साथ डायरेक्टली अब क्या लिंक हो जाएगा यहाँ पे N, नाइट्रोजन 9, नाइट्रोजन 9 ऑफ एडेनिन। तो बच्चे इस तरीके से आगे N, ये आगे एडेनिन। तो बच्चे NH और ये बाकी का स्ट्रक्चर। तो बच्चे ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना ना अभी, जिसमें नाइट्रोजनस बेस का नाइट्रोजन 9 जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ रहा है, फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर के साथ जुड़ रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। क्या कहा जा रहा है, न्यूक्लियोसाइड। तो बच्चे न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड हम क्या लिखते हैं, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो बच्चे अगर फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाएगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा। और जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। एंड व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड जिसका स्ट्रक्चर आप अभी सामने देख रहे हो बोर्ड पे, न्यूक्लियोसाइड इज पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, तो दैट्स द स्ट्रक्चर। तो ये जो अभी आपके पास स्ट्रक्चर बना दैट इज न्यूक्लियोसाइड। अब बच्चे इसको हमें बनाना है न्यूक्लियोटाइड, हम चाह रहे हैं कि न्यूक्लियोसाइड ना रहकर न्यूक्लियोटाइड बने, तो फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना पड़ेगा, लेकिन किस पोजीशन पे जोड़े, फर्स्ट कार्बन पे हमेशा क्या जुड़ता है, नाइट्रोजनस बेस। और बच्चे फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है बच्चे फिफ्थ कार्बन के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखूं फॉस्फेट ग्रुप POH OH OH और डबल बॉन्ड हो, यही है फॉस्फेट ग्रुप। सेम तरीका डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कर लेते हैं, एक H यहां से हटा, एक OH यहां से हटा, वाटर मॉलिक्यूल यहां से भी रिमूव हो गया। तो बच्चे यहां से OH हट गया है, सो P डबल बॉन्ड O POH, यहाँ ये वाला OH, अब यहाँ पे O रह गया सिर्फ, ये आ गया स्ट्रक्चर। तो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जुड़ा, फिफ्थ कार्बन के साथ। अब ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो बच्चे इस तरीके से सीक्वेंशियली न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं।
यहाँ पे हमने सिर्फ एडेनिन अभी जोड़ा ना, इसी तरीके से नाइट्रोजन 9 यूज करके ग्वानिन भी जुड़ सकता है, इसी तरीके से नाइट्रोजन 1 यूज करके साइटोसिन जुड़ सकता है, नाइट्रोजन 1 यूज करके थायमिन जुड़ सकता है। अगर राइबोज शुगर होती तो थायमिन की जगह यूरेसिल होता। तो इसी तरीके से अलग अलग तरह के और 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड एक पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड में अरेंज होते हैं बेटा। तो बच्चे इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं, तो उसी बेसिस पे हमारे पास अलग अलग तरह के न्यूक्लियोसाइड हो जाएंगे। न्यूक्लियोसाइड अगर एडेनिन जुड़ा है तो उसे एडिनोसिन कहा जाता है उस न्यूक्लियोसाइड को, अगर ग्वानिन जुड़ा है तो ग्वानोसिन कहा जाता है, साइटोसिन जुड़ा है तो साइटिडीन कहा जाता है, थायमिन जुड़ा है तो थायमिडीन कहा जाता है, और अल्टीमेटली यूरेसिल जुड़ा है तो उसका नाम पड़ेगा यूरिडीन। हाँ, अगर इसी न्यूक्लियोसाइड में एडिनोसिन के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा, तो बच्चे वो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या लिखा जाता है, एडिनोसिन की जगह एडेनाइलिक एसिड। अब उसका नाम एडेनाइलिक एसिड पड़ गया। अब आप बोलो एसिड क्यों कहा गया, कहां से आया एसिड, फॉस्फेट ग्रुप एसिडिक ग्रुप में, उसके आ जाने की वजह से न्यूक्लियोटाइड को एसिड के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो एडेनाइलिक एसिड कहा जाएगा। दूसरा है ग्वानिलिक एसिड, अगर ग्वानिन जुड़ा है, 4 तरह के एसिड्स जुड़ेंगे मतलब डीएनए बनाएंगे, तो साइटिडाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड एंड यूरिडाइलिक एसिड। तो यूरिडाइलिक एसिड जो है वो सिर्फ आरएनए में होगा, यानी कि यूरिडीन सिर्फ आरएनए में होगा, और थायमिडाइलिक एसिड और थायमिडीन सिर्फ डीएनए में होगा। ठीक है, और कुछ और चीजें बता देती हूँ। जैसे मैंने कहा कि फॉर न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन हमारे पास कार्बन 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, कार्बन 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। फॉर न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन कार्बन 1 ऑफ पेंटोज शुगर joins with नाइट्रोजन 1 ऑफ पायरिमिडीन, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन 9 नहीं होगी, एक ही दिख गया बेटा, और नाइट्रोजन 9 ऑफ प्यूरिन्स। एडेनिन और ग्वानिन के केस में नाइट्रोजन 9 जुड़ेगा, एडेनिन का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी बता चुके हैं ना। और बच्चे अगर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप जुड़ना है तो कार्बन 5 ऑफ पेंटोज शुगर रहेगा विथ फॉस्फेट ग्रुप। दिस अल्टीमेटली फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ न्यूक्लियोटाइड की बात की है, एडिशनल कुछ नहीं किया। अब ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ते कैसे हैं और डीएनए कैसे बनाते हैं, अब ये भी पढ़ना है। ठीक है, सो मतलब कुछ नहीं हो रहा है, अलग अलग जगह बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये भी सिर्फ न्यूक्लियोटाइड बनाया हमने। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर न्यूक्लियोटाइड ग्वानिन को करके बनाना हो, सेम तरीके से नाइट्रोजन जुड़ेगा। अगर साइटोसिन तो इस तरीके से फर्स्ट नाइट्रोजन वहां पे जुड़ेगा। सो बच्चे अब हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वो स्ट्रक्चर जो इनिशियल लेवल पे डीएनए का दिया गया था और जो हम फॉलो भी कर रहे हैं आज। तो बच्चे हम करने वाले हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये 2 रिसर्चर्स थे जिन्होंने 1953 में एक मॉडल दिया जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा था। उससे पहले बच्चे डीएनए को डिस्कवर किया गया था, जब वो किया था और डीएनए को एनालाइज किया था सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने। जस्ट एक इंफॉर्मेशन देती हूँ, डीएनए वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय फ्रेडरिक मिशर
इन 1869। मैं अभी इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दूंगी, ठीक है, जस्ट ओरली बता देती हूँ, लिखेंगे नहीं बच्चे। इन्होंने क्या किया था, डीएनए को फर्स्ट ऑब्जर्व तो किया था न्यूक्लियस में, लेकिन एक चीज थी, 1869 के दौरान कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस थी उनके पास, माइक्रोस्कोपी बहुत ज्यादा एडवांस नहीं थी, और डीएनए जो है और डीएनए की आइसोलेशन टेक्निक्स जो है वो डेवलप नहीं हुई थी। तो उन्होंने एक्चुअली ऑब्जर्व किया था कि न्यूक्लिक एसिड जो सेंट्रल पार्ट पे प्रेजेंट है, उस न्यूक्लिक एसिड में कुछ एसिडिक मटेरियल है। अब एसिडिक क्यों है? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। तो डीएनए जो है इट्स ओवरऑल एन एसिडिक सब्सटेंस और एक एसिडिक मॉलिक्यूल है बेटा वो। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो एक एसिडिक मॉलिक्यूल है जो कि प्रेजेंट कहाँ पे है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और उन्होंने उस एसिडिक सब्सटेंस को नाम दिया था न्यूक्लिन, NuClein, न्यूक्लिन। और न्यूक्लिन जो है उसको नाम देने के बाद फर्दर उस न्यूक्लिन नाम के स्ट्रक्चर को आइसोलेट नहीं कर पाए ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशंस। टेक्निकल लिमिटेशंस होने की वजह से आइसोलेट नहीं कर पाए, तो फर्दर रिसर्च नहीं हुआ। बट टाइम के साथ जब माइक्रोस्कोपी एडवांस हुआ, टेक्निक्स एडवांस हुई, तो फ्रेडरिक मिशर के उस न्यूक्लिन के बारे में फर्दर और इंफॉर्मेशन गेन किया गया। तो दो रिसर्चर थे, उन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन के बेसिस पे, एक्सरे डिफ्रेक्शन एक ऐसी टेक्निक है जो एक्सरे के बेसिस पे किसी स्ट्रक्चर का इम्प्रिंट हमें दे देती है। तो बच्चे उस एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक की वजह से दो रिसर्चर ने, दैट इज रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किन, इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक पिक्चर बनाई, और उन्होंने बताया कि ये पिक्चर डेफिनेटली उस कंपोनेंट की हो सकती है जो कि फ्रेडरिक मिशर ने बताया। और इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए दो और रिसर्चर्स, जिसे हम कहते हैं हमारे पास वॉटसन एंड क्रिक, यानी कि जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने अल्टीमेटली दिया एक मॉडल, दैट इज वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। मतलब वॉटसन एंड क्रिक मॉडल किस बेसिस पे दिया गया है? एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा के बेसिस पे दिया गया है। वो एक्सरे डिफ्रेक्शन इन्होंने तो नहीं किया, पर उस डाटा के बेसिस पे उन्होंने एक स्ट्रक्चर जरूर बनाया जो कि इजी नहीं था, और बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने एनालाइज करके बताई भी हमें, जो नियरली एक्यूरेट है अभी तक। तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, and this model came out in 1953 में दिया गया था। It is given by James Watson and Francis Crick। ठीक है, अब बच्चे they gave the structure of a DNA, and that structure is of bDNA. We have different types of DNA on the basis of turns they have, on the basis of number of nucleotides they have per turn। तो बच्चे उसके बेसिस पे अलग अलग डीएनए है, A, B, C, D, Z डीएनए। तो बच्चे अलग अलग डीएनए है, तो उन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया, दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डीएनए, दैट इज bDNA। ठीक है, और बच्चे इनके पोस्टुलेट्स क्या थे और पॉइंट्स क्या थे इस थ्योरी के दौरान, वो बात करते हैं। पोस्टुलेट्स मतलब वो पॉइंट्स, वो जो स्ट्रक्चर रिलेटेड उन्होंने पॉइंट्स बताए। ठीक है, तो पोस्टुलेट सबसे पहले उन्होंने कहा कि डीएनए जो है इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, और वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जो है वो हेलिकली अरेंज्ड है। उसमें दो स्ट्रैंड्स जो है वो पैरेलल भी होंगे और हेलिकली अरेंज होंगे, और हेलिकली अरेंज रोप की तरह और धागे की तरह आपस में नहीं। जैसे एक हेलिकल स्टेयरकेस होती है ना, बीच में कॉमन एक्सेस एक कॉमन रॉड होती है, उसके अराउंड हेलिकल हेयर स्टेयरकेस होगी, सीढ़ियां होंगी बिल्कुल हेलिक्स में अरेंज, बिल्कुल वैसे। ठीक है, सो उन्होंने कहा कि डीएनए जो है इट्स डबल स्ट्रैंडेड, and helically arranged around common axis, helically arranged around a common axis।
ठीक है। और ऊपर से उन्होंने कहा कि दो स्ट्रैंड्स जो है वो आपस में पैरेलल जरूर है लेकिन डिफरेंट पोलैरिटी के साथ, तो बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि कैसे। एक दूसरे के लिए वो एंटी पैरेलल है। तो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हियर। दिस इज वन स्ट्रैंड and here is the another strand। अब बच्चे देखा जाए तो कहीं से लग रहा है कि आपस में एक दूसरे के कॉइल होंगे, तो बच्चे एक दूसरे के पैरेलल है और पोलैरिटी दोनों स्ट्रैंड्स की डिफरेंट रहेगी, डिफरेंट अलाइनमेंट में, इसलिए एंटी पैरेलल। तो बच्चे ये दो स्ट्रैंड्स हैं। अब बच्चे दो स्ट्रैंड्स जो है वो हेलिकली अरेंज तो है, पर उन दोनों के बीच में भी आपस में बॉन्ड है ऐसे। ऐसे स्ट्रैंड्स जुड़े हैं। और बच्चे कहा क्या उन्होंने पैरेलल है, पैरेलल तो दिख रहे हैं, एंगल किस तरीके से, इस तरीके से, जो जब एक स्ट्रैंड टिल्ट ले रहा है तो दूसरा भी टिल्ट ले रहा है, तो अकॉर्डिंगली वैसे स्ट्रैंड्स है। पर एंटी पैरेलल क्यों कहा गया? तो बच्चे जैसे आप ये देख रहे हो ना, हमारे पास ये मार्कर है, इसका ये हेड है, ये टेल है, इसके पैरेलल में दूसरा स्ट्रैंड, दूसरा मार्कर रखी हूँ। अभी आपको पैरेलल दिख रहा है, लेकिन पोलैरिटी चेक करो, यहाँ पे ऊपर वाले मार्कर नहीं है, ये टेल आ जाएगा, वो किसके सामने है? दूसरे मार्कर के हेड के सामने। तो पैरेलल तो है लेकिन इनकी पोलैरिटी यानी कि हेड और टेल सामने है, यानी कि अपोजिट पोलर एंड्स जो है, अपोजिट एंड्स जो है वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अगर ऐसे होता तो वो कंप्लीट पैरेलल कहा जाता। अब ऐसे है, पोलैरिटी डिफरेंट है दोनों एंड्स की, अगर सेम होती तो कोई चक्कर नहीं था, पर पोलैरिटी डिफरेंट है ना, डिफरेंट पोलैरिटी के साथ ये स्ट्रक्चर जो है वो पैरेलली अरेंज्ड है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई एंटी पैरेलल। लेकिन बच्चे इसमें हेड या टेल तो है नहीं है, तो फिर पोलैरिटी किस बेसिस पे? पोलैरिटी इस बेसिस पे कि इनके एंड्स पे 5 और 3 में से कौन सा कार्बन फ्री है। अगर थर्ड कार्बन फ्री है इस स्ट्रैंड के एंड पे तो 3 प्राइम एंड कहा जाएगा, अगर फिफ्थ कार्बन एंड फ्री है तो 5 प्राइम। तो 3 कार्बन के अपोजिट 3 प्राइम एंड के अपोजिट हमेशा 5 प्राइम रहेगा, तो इसका 5 प्राइम एंड, इसका 3 प्राइम एंड, इस वजह से एंटी पैरेलल कहा गया। कंसीडर 3 और 5 को ही करना है, वो इसीलिए क्योंकि जो एक स्ट्रैंड में हमारे पास बॉन्ड बनता है ना, उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहा जाता है, जो थर्ड और फिफ्थ कार्बन के बीच में ही बनेगा, कहीं और नहीं बनता। ठीक है, तो बच्चे अब थर्ड पॉइंट यानी कि नेक्स्ट पॉइंट लिखने जा रही हूँ, वो बता रहा है इनके बॉन्डिंग अरेंजमेंट के बारे में। तो एक स्ट्रैंड ये है, ये मेन स्ट्रैंड हुआ, दूसरा स्ट्रैंड ये आया जो दूसरा मेन स्ट्रैंड हुआ। तो बच्चे हमारे पास मेन स्ट्रैंड हैज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, मेन स्ट्रैंड यानी कि इंट्रा स्ट्रैंड बात करेंगे, यानी कि एक स्ट्रैंड के बीच में, तो इंट्रा स्ट्रैंड बॉन्ड इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बहुत ही स्पेशल बॉन्ड है बेटा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बट इंटरचेन, इंटरस्ट्रैंड यानी कि दो स्ट्रैंड के बीच में जो ये ग्रीन कलर के बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट इंटरस्ट्रैंड बॉन्ड इज, इंटरस्ट्रैंड यानी कि दो डिफरेंट स्ट्रैंड्स के बीच में, तो इंटरस्ट्रैंड बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और मैं बता दूं हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्पेसिफिकली बनते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड पता है किसके बीच में बन रहे हैं? ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस आप ले रहे थे ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये इनके बीच में बनते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड forms between complementary purines and pyrimidines. So hydrogen bond forms between complementary purines and pyrimidines.
मतलब प्यूरीन जो है, प्यूरीन यानी कि एडेनिन एंड गुआनिन, तो एडेनिन और गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायमिन एंड साइटोसिन। सो एडेनिन जो कि एक प्यूरीन है, इट ऑलवेज पेयर्स विद थायमिन, वो भी सब थायमिन के साथ पेयर करेगा, लेकिन इसके केस में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में रहेंगे। कि एक लाइन जो है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं इसलिए दिखा रहे। एक लाइन या तो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है या तो ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अभी हमने एक जनरल स्ट्रक्चर लिया है, जो डिटेल स्ट्रक्चर लेंगे उसके बीच में बताएंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायमिन एंड साइटोसिन जो कि एक पायरिमिडीन है, इट ऑलवेज पेयर्स विद गुआनिन। और इनके केस में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब ऐसा डीएनए जिसमें साइटोसिन और गुआनिन ज्यादा होंगे ना, तो वैसे डीएनए को तोड़ने में ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो अरेंजमेंट कैसा है, अगर यहाँ पे एडेनिन है तो इस जगह थायमिन होगा, इस जगह साइटोसिन है, इस जगह गुआनिन होगा, इस जगह गुआनिन है तो इस जगह साइटोसिन होगा, यहाँ पे थायमिन है, एडेनिन होगा। यूरेसिल की बात नहीं कर रहे क्योंकि डीएनए है, ठीक है। तो एडेनिन है, यहाँ पे थायमिन, थायमिन एडेनिन, गुआनिन साइटोसिन, गुआनिन साइटोसिन, थायमिन एडेनिन, ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। मतलब एक स्ट्रैंड में जहां पे गुआनिन है तो उस स्ट्रैंड में अपोजिट साइड साइटोसिन ही होगा, वो भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे। अगर एडेनिन होगा तो थायमिन ही दूसरी जगह होगा, वो भी डबल बॉन्ड। तो मतलब 2 स्ट्रैंड्स जो है वो आपस में सिमिलर नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हुई है, यानी कि 2 बेस आपस के कॉम्प्लीमेंट के साथ जुड़ते हैं। प्यूरीन हमेशा पायरिमिडीन के साथ ही जुड़ेगा, वो भी एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ, साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ, ऐसा स्ट्रक्चर है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो मैं बता दूं, हमारे पास जो एक कंप्लीट हेलिक्स है ना, कंप्लीट हेलिक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक कहा जाता है, यानी कि पूरा हेलिक्स, इसको वन हेलिक्स कहा जाता है। तो बीडीएनए में वन हेलिक्स हैज 10 बेस पेयर्स। बेस पेयर्स, बेस क्यों नहीं लिख रहे, बेस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक पोजीशन पे पूरा बेस पेयर आता है। एक डीएनए का सेगमेंट इसको कहा जाता है, इसको नहीं, इसको एक सेगमेंट नहीं कहेंगे, इस पूरे को एक सेगमेंट कहेंगे, एक रीजन। तो मतलब एक रीजन जो है वो एक बेस पेयर से बना है, तो मतलब पूरे टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स इज, बीपी लिख रही हूं स्मॉल में, 2 बेस पेयर्स इज 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो, किसी भी तरीके से हम नैनोमीटर ज्यादा कंसीडर करते हैं। तो 0.34 नैनोमीटर जो है वो डिस्टेंस रहता है 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में, ठीक है। तो बच्चे अगर एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स है और एक बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस है, तो बच्चे पूरा हेलिक्स उसका डिस्टेंस क्या होगा, 0.34 इंटू 10 यानी कि 3.4 नैनोमीटर हो गया। तो बच्चे पूरे हेलिक्स के डिस्टेंस को हम डायरेक्टली डिस्टेंस ना कह के पिच कहते हैं। तो मतलब ये आ गई पूरी पिच यहां से लेकर यहां तक, तो पिच जो आएगी वो आएगी 3.4 नैनोमीटर की, यानी कि 34 एंगस्ट्रॉम की। सो पिच इज 3.4 नैनोमीटर। अब डिस्टेंस भी हो गया, पिच भी हो गई, अब टिल्ट की बात करते हैं। डीएनए स्ट्रेट तो नहीं है ना, स्ट्रेट ना होने की वजह से हमने डिस्टेंस ना लेकर पिच कहा है। तो स्ट्रेट नहीं है, हेलिक्स बना रहा है, तो डेफिनेटली बेस पेयर से टिल्ट आ रहा है, यानी कि एक बेस पेयर अगर इस पोजीशन पे है तो टिल्ट के बाद, थोड़े टिल्ट के बाद दूसरा बेस पेयर होगा, दूसरे के कंपैरिजन में तीसरा टिल्ट के बाद होगा, फिर टिल्ट आएगा इस डायरेक्शन में। तो डीएनए इसी वजह से हेलिक्स बनाता है। तो टिल्ट कितना है, तो टिल्ट बिटवीन 2 बेस पेयर्स इज 36 डिग्री। तो 10 बेस पेयर्स है, so turn in a helix is 360 degree,
तो मतलब पूरा 360 डिग्री का टर्न आ रहा है। ये देखो, खुद ही देख लो, यहाँ से लेकर पूरा 360 डिग्री का टर्न। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ये कहता है पूरा वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। उसने ये चीजें बताई थी जो कि आज तक सक्सेसफुली